हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीलिम्स 2026 में काफी हेल्प करेंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला जो टॉपिक है दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 17 की ये न्यूज़ है। इसके अंदर 38th रैंक आई है भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। पहले बड़ा ही खराब परफॉर्म करते थे हम, किसी ज़माने में हम बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्म करते थे, बट आज हम देखेंगे तो हमारा रैंक काफ़ी अच्छा हो गया है। 38th रैंक हमारा यहाँ पर आ रहा है, राइट। पिछली बार 39th रैंक था, इस बार 38th रैंक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या, ये हम इसके अंदर समझते हैं कि भाई एक कंट्री जो है वो कितना इनोवेशन कर रही है, कैसे उसके स्टार्टअप्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। किस तरह से वो एक तरह से इनोवेशंस के अंदर परफॉर्म कर रही है, किस तरह का मार्केट है उधर, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का ह्यूमन कैपिटल है, राइट। किस तरह का बिजनेस सोफिस्टिकेशंस हैं, वो सब चीजें इसके अंदर दे रहे हैं। किस तरह की स्किल्ड वर्कर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है वो कंट्री, राइट। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि हाँ भाई कौन सी कंट्री कितनी इनोवेटिव है। भारत की रैंकिंग अभी 38th रैंकिंग यहाँ पर आई है। दैट इज ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट। क्योंकि पहले 100+ रैंकिंग हमारी आया करती थी, अब हमारी 38th रैंकिंग आ रही है। 100+ रैंकिंग जब आती थी जब हम 2015 से पहले की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वॉज रिलीज बाय द वीपो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंसीड बिजनेस स्कूल। पहले तो कौन रिलीज करता है ये याद कर लें। कैसे याद करें साहब इसको? देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन हो रहा है ना। कोई भी स्टार्टअप का इनोवेशन जब होता है, कोई स्टार्टअप का इनोवेशन होगा तो उसके लिए एक सीड, मतलब वो एक तरह से सीड होता है, सीड ट्री में कन्वर्ट होगा पूरा, राइट। पूरा बड़ा बनेगा। तो इनोवेशन में मतलब तो स्टार्टिंग में तो बहुत सीड से ही होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनोवेशन के अंदर और ज्यादा आता है। तो एक सीड से याद कर लेना आप, सीड से, है ना। इन सीड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन सीड, राइट। फिर दूसरा यह है कि कोई भी इनोवेशन होता है ना तो उसका हमको जल्दी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर जो है वो हमको पेटेंट कुछ इस तरह का कुछ हमको फाइल कर देना चाहिए जिससे कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमको मिल जाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक हो गया सीड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक्चुअल में ये इनोवेशन जो हो रही है ना, ये एक नल की हो रही है। नल, नल होते हैं ना, नल, पानी जिसमें से निकलता है, राइट, उसकी हो रही है। इतना याद रख लो, नल की इनोवेशन हो रही है। और सीड मतलब आप देख रहे हैं इनोवेशन पहले सीड ही होता है, और फिर यहाँ पर क्या है, एक तरह से जैसे ही नल बनाया ना तो हमने इसके अंदर पेटेंट करा लिया इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स की है, थोड़ा बहुत थोड़ा भी याद रख लोगे ना तो काम चल जाएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप वीपो से याद रखोगे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल नल, नल से याद रखोगे। और इनसीड बिजनेस स्कूल, दैट इज सीड से आप याद रखोगे। एक बार थोड़ा ढंग से इसको समझ, मतलब याद कर लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, राइट। ये मैंने 2015-16 के अंदर ये करा था याद, राइट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आज तक अभी तक याद है इसको, राइट। पब्लिश्ड एनुअली, एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है, राइट। और थीम इसकी इस बार जो थीम है दैट इज इनोवेशन, जो है ना भैया अभी क्रॉस रोड पर है। इनोवेशन क्रॉस रोड मतलब चौराहे पे है, चौराहे पे है मतलब अभी उसका कुछ भी हो सकता है ना। इनोवेशन से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रैपिड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड ग्लोबल इनोवेशंस हो रहे हैं, तो अभी चौराहे पे है, राइट। तो इनोवेशन एट क्रॉस रोड, इस तरह का इसका थीम है, राइट। तो देखो, द थीम ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 इज इनोवेशन एट ए क्रॉस रोड चार्टिंग द फ्यूचर। ये पूछा जा सकता है भैया एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दिस थिंग्स थीम अंडरस्कोर ए पाइटल मूवमेंट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है ग्लोबल इनोवेशन का, जिसमें रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, इवॉल्विंग रेगुलेटरी लैंडस्केप्स इवॉल्व हो रहे हैं नए नए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशंस होंगे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और शिफ्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो भारत देखो, पहले 81st रैंक थी भारत की 2015 के अंदर, राइट। उससे पहले तो 100 से भी ऊपर रैंक रहती थी। अब 2025 के अंदर अगर आप देखें 10 साल में हमने क्या मस्त इनोवेशन करा है। तो 38th रैंक हमारी आ गई, रैंकिंग फर्स्ट अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज देखो, इसके अंदर इस तरह से भी रैंकिंग निकाली जाती है। यहाँ पर देखो आप, हायर इनकम, अपर इनकम, और अपर मिडिल और लोअर मिडिल। तो लोअर मिडिल में इंडिया जो है वो टॉप पर है, राइट।
अपर मिडिल में अगर हम देखेंगे चाइना टॉप पर और हाई इनकम के अंदर स्विट्जरलैंड टॉप पर। ठीक है, इंडिया अलॉन्ग विद वियतनाम इज द लॉन्ग स्टैंडिंग ओवर परफॉर्मर, ओवर परफॉर्म कर दिया हमने, राइट। जो जितना एक्सपेक्टेशन थी ना उससे भी ज्यादा परफॉर्म कर दिया हमने 15 साल के अंदर। जो इसने एक्सपेक्टेशन गई थी भारत ऐसा डेवलप करेगा, उससे भी ज्यादा हम डेवलप कर गए हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर क्या इंडिया की फर्स्ट रैंक है। यस, वैसे ओवरऑल 38th रैंक है, और हम देखेंगे 2015 के अंदर 81st रैंक थी, अब जो है 38th रैंक हो गई, और पिछले साल जो थी 39th रैंक थी, राइट। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, आप सीड से याद रखोगे, नल से याद रखोगे, नल से, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से याद रखोगे। सीड मतलब इनसीड, नल का मतलब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आपको इसके अंदर याद रखना है। अब देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालते कैसे हैं। तो आप देखो यहाँ पर पहले देखा जाता है कि किस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर जगह कोई भी चीज स्टार्ट करनी है पहले गवर्नमेंट से अर्जी लगानी पड़ती है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होगा तो कोई इनोवेशन ही नहीं करेगा। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च किस तरह से है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, यहाँ पर इस तरह से देखा जाता है। मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन, दिस इज द इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। और आउटपुट सब इंडेक्स का मतलब क्या है कि आउटपुट क्या निकल रहा है उससे, इनोवेशन से नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट देखा जाता है, कितना नॉलेज क्रिएशन हुआ, कितना नॉलेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ये आउटपुट है, राइट। क्रिएटिव आउटपुट, इंटेंजिबल एसेट्स कितने जनरेट हुए, क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज कितनी जनरेट हुई, ये कितना आउटपुट निकला, राइट। ये सब तो इनपुट है, ये सब तो होने चाहिए। इनके बाद इससे कितना आउटपुट निकला, दैट इज इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे हमको इसके अंदर याद रखना है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक 100 ग्लोबल इनोवेशन सिटीज के बारे में और क्लस्टर्स के बारे में बात करा जाता है कि 100 टॉप 100 कौन है। तो टॉप 100 के अंदर हमारी 4 सिटीज का नाम यहाँ पर आया है, 4 क्लस्टर्स का नाम आया इनोवेशन क्लस्टर, जहां पर बहुत तगड़ी इनोवेशंस होती हैं। तो यहाँ पर देखो, आप देखो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इनका नाम आया है जो कि टॉप 100 ग्लोबल इनोवेशन क्लस्टर्स के अंदर इस तरह से इनकी रैंकिंग है। ये भी पूछ सकते हैं भैया भारत का जो टॉप 100 ग्लोबल इनोवेशन क्लस्टर में से भारत की कौन कौन सी सिटीज है, राइट। इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आईसीटी एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया की फर्स्ट रैंक है ग्लोबली, समझ रहे हैं, सबको हरा दिया इसके अंदर। हम सर्विस के अंदर हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, पर अब थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ट्रम्प साहब ट्रैफिक टैरिफ लगा के हमको हमारी सर्विस सेक्टर को से हमको मजबूर कर रहे हैं कि किस तरह सर्विस सेक्टर से हम प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। लेट स्टेज वेंचर कैपिटल डील्स, द कंट्री होल्ड्स 4th पोजीशंस इंडिकेटिंग ए रोबोस्ट एनवायरनमेंट। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन की कंपनीज देखी तो इंडिया का नंबर यहाँ पे 11th आता है, और इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी के अंदर रैंकिंग 8th है। तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर इसके अंदर करा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इंडेक्स की बात आ रही है तो एक और छोटा सा इंडेक्स हम पढ़ लेते हैं, दैट इज नोन एज डीपीआई। डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय आरबीआई। डीपीआई आरबीआई, डीपीआई आरबीआई, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपना मार्च 2025 में एक डीपीआई निकाला है, डिजिटल परफॉर्मेंस पेमेंट इंडेक्स, और उसके अंदर आप देखेंगे स्कोर आया है 493.22, बढ़ गया 4 में। पहले सितंबर के, हर साल ये 2 बार निकाला जाता है, 2 बार, ठीक है। हर साल कितने बार निकाला जाता है, हर 6 महीने में एक बार निकाला जाएगा, राइट। तो बाय एनुअली ये है। तो यहां पर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सर्ज टू 493.22 इन मार्च 2025। जब तक आप एग्जाम दोगे तो 3 बार और निकल जाएगा ये, ठीक है, मतलब हाँ 2 बार और निकल जाएगा, राइट। 2 बार और निकल जाएगा ये, राइट। एक सितंबर में निकलता है और एक मार्च, तो इसको देखकर जाना। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है डीपीआई, ये तो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये तो बदलेगा नहीं, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन जनवरी 2021, ये भी शाश्वत ट्रुथ है, ये भी नहीं बदलेगा। टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। और क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है क्या भाई, आज तुम दुकान पर जाते हो, है ना, कोई भी साबुन भी खरीदो 5 रुपए का तो यूपीआई से पेमेंट कर दोगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट कितने अच्छे से देश के अंदर है, कितने अच्छे से देश के अंदर फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर इंडेक्स निकाला जाता है, दैट इज नोन एज, दैट मेजर्स
कि कितना डिजिटलाइजेशन भारत के अंदर हो गया, दैट इज नोन एज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो, दिस कंपोजिट इंडेक्स ट्रैक्स द ग्रोथ penetration of digital payment over the time, providing insight into the progress of the digital infrastructure and the payment adoption, है ना। डीपीआई कि कौन करता है, आरबीआई करता है, और हर साल 2 बार ये होता है। ये पूछा जा सकता है हर साल 2 बार कैसे हो, मतलब हर साल बाय एनुअल ही है, ये ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल एक इंडेक्स है, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। चलो भाई, अब इसके क्या क्या किस किस क्राइटेरिया पे हम इसको मेजर करते हैं। पहला क्राइटेरिया है पेमेंट इनेबलर्स। पेमेंट इनेबलर्स मतलब आप दुकान पे गए तो दुकान पे जाने के लिए आपको आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल के साथ साथ मोबाइल होने से कुछ नहीं होगा, इंटरनेट भी होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी, और प्लस उस मोबाइल का बैंक से कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये है तो मतलब ये क्या है, मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, इंटरनेट जो होता है, राइट, बैंकिंग एक्सेस, ये सब क्या है, एक तरह से पेमेंट इनेबलर्स है। तो पहला तो पेमेंट इनेबलर्स देखते हैं कि कंट्री के अंदर पेमेंट इनेबलर्स कैसे हैं, राइट। सबके पास मोबाइल है क्या, मोबाइल है तो इंटरनेट है क्या, इंटरनेट है तो मोबाइल बैंक से कनेक्टेड है क्या, राइट, इस तरह से देखा जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स है, क्या वो उन रेडी हैं। ऐसा तो नहीं है वो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, कभी हो रहा है पेमेंट कभी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिमांड साइड का है, डिमांड साइड, राइट। डिमांड साइड का मतलब क्या है, कंज्यूमर्स रेडी हैं कि नहीं है, राइट। एक क्या है कि भाई साहब मैं तो भैया कैश में लूंगा। जैसे एक हमारे कॉलोनी में एक अंकल हैं, ठीक है, वो डेयरी पे है होते हैं, राइट। तो डेयरी पे जब उनके पास जाते हैं तो भैया कैश ही दो, कैश में ही पेमेंट कर रहे हैं, कैश में ही करते हैं। खुले सिक्के रख रखे हैं बहुत सारे, उसमें ही करते हैं। कभी बोलते हैं अंकल कैश नहीं है ऑनलाइन ले लो, तो ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं रख रखा उसने। तो कहीं भाई डिमांड ही नहीं हो, समझ में। पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि लोग बाग रेडी नहीं है पेमेंट करने का, ऐसा हो तो फिर कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला है पेमेंट इनेबलर्स, फैक्टर दैट फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजैक्शन, जैसे इंटरनेट अवेलेबिलिटी, मोबाइल पेनिट्रेशन, बैंकिंग एक्सेस। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिमांड साइड फैक्टर्स। अच्छा ये देखो, इसका वेटेज 25% है, इसका वेटेज 10% है। एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द कंज्यूमर रेडीनेस, कंज्यूमर रेडी है क्या, अडॉप्शन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद एक्सेस टू द डिजिटल पेमेंट मेथड्स। फिर तीसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भाई पॉइंट ऑफ सेल मशीन है ना सबके पास, राइट, जिसमें आप स्वैप कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, राइट। डिजिटल पेमेंट स्वैप करना भी एक तरह से डिजिटल पेमेंट ही होगा। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, बैंकिंग कोरस्पोंडेंट्स, राइट, ये सब देखा जाता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो कि सप्लाई साइड फैक्टर्स है। फोर्थ जो होता है दैट इज पेमेंट परफॉर्मेंस। पेमेंट परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, 45%। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये देखा जाता है कि किस तरह से एक्चुअल मैट्रिक्स इंडिकेटिंग वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल यूजेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। एक्चुअल यूजेज हो रहा है और एफिशिएंसी कितनी है डिजिटल पेमेंट सिस्टम की। आप कर रहे हैं ट्रांसफर, बोल रहे भैया मेरे तो पैसे नहीं है, मेरे तो कट गए, उसके पैसे नहीं है, उसके पास पैसे आ गए, उसके बिना ट्रांसफर करे आ गए, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भेज रहे हैं किसी को जा रहे हैं। ये पेमेंट परफॉर्मेंस, अगर ये अच्छा है पेमेंट परफॉर्मेंस, तो डिजिटल पेमेंट जो है इंडेक्स, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी मेजर्स रिलेटेड टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ग्रीवांसेज, अगर मान लो किसी का कोई ग्रीवांसेज है तो उसका रेड्रेस कितना अच्छा हो रहा है, वो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी देखा जाता है। इसको 5% वेटेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया है, तो पेमेंट परफॉर्मेंस को डीपीआई के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप देखो मार्च के अंदर ये रिलीज हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर 100 इसका बेस था, उससे बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ रहा है तो 153 हो गया, 207 हो गया, 270 हो गया, 349.30, नेक्स्ट 395.70, मार्च के अंदर 445.50, फिर आप देखेंगे सितंबर 465, अब 480 के आसपास हो गया। तो ये हमेशा बढ़ा ही है ना। कभी ऐसा आ जाए, कभी क्या, कभी घटा है क्या किसी टाइम पर, तो किसी टाइम पीरियड पे घटा नहीं है, हमेशा ये बढ़ ही रहा है, देखो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी अपन इसके अंदर देखते हैं ये क्या है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट डिप्लॉयड 2 वारशिप, अरे बाप रे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2 बड़े बड़े युद्ध तोप जो है, ठीक है, उनको रख दिया नियर द डिस्प्यूटेड स्कारबोरोग आइलैंड, स्कारबोरोग शोल इन द साउथ चाइना सी फॉलोइंग कोलिजन बिटवीन द चाइनाज
नेवल वेसल अटेम्प्टिंग टू ब्लॉक ए फिलीपींस कोस्ट गार्ड शिप। फिलीपीन कोस्ट गार्ड शिप स्कारबोरोग शोल आइलैंड के पास जा रहा था। इतने में उसको क्या करा, चाइनीज ने रोका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने 2 वारशिप भेज दिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेट सर्विस प्रोवाइडर है फिलीपींस के लिए, राइट। भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, पहले तो हम देख लेते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन क्या है, पहले अपनी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये साउथ चाइना सी है, राइट, और साउथ चाइना सी अगर हम देखेंगे तो उसके नॉर्थ के अंदर ऊपर अगर आप देखो चाइना है, और इसके वेस्ट के अंदर हम देखें तो वियतनाम इज देयर। कहाँ गया भाई, पार कर, ये रहा वियतनाम इज देयर, राइट। फिर हम अगर इसके ईस्ट के अंदर देखें तो फिलीपींस है, ये पूछ सकते हैं, है ना। ईस्ट के अंदर फिलीपींस है, वेस्ट के अंदर वियतनाम है, ऊपर नॉर्थ में चाइना है, और नीचे मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ये वाले कंट्रीज हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और बीच में हमारा है प्यारा सा साउथ चाइना सी, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी बात की लोकेशन क्या है, राइट, इसके अंदर। अब इसमें क्या विवाद हुआ ये अपन इसके अंदर समझते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द विवाद। विवाद क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो हुआ क्या कि एक तरह से आप यहां पर देखोगे कि चाइना अनक्लॉज के पास गया, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, 2009 की बात है। और 2009 में चाइना ने कहा कि देखो भाई एक मैप हम आपको दे रहे हैं। अनक्लॉज एक ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जो ये बताता है कौन सा एरिया समुद्र के अंदर किसका है, राइट। तो वो अपना एक फॉर्मूला है उसके पास, कौन सा टेरिटोरियल वाटर है, कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, कौन सा एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, ये सब चीजें वो बताता है अपना कैलकुलेट करके। तो चाइना गया, एक पेपर डाला चाइना ने, एक मैप दिया, और चाइना ने बोला देख भाई ये रेड कलर की तेरे को 9 लाइन दिख रही है, ये रेड कलर की 9 लाइन दिख रही है तेरे को, है ना, गिन इसको कितनी है, बोले 9 लाइन है साहब, दिस इज नोन एज 9 डैश लाइन। बोले बहुत बढ़िया बात, फिर क्या करें, बोले ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा एरिया मेरा है। अनक्लॉज बोलेगा रुको साहब मैं देखता हूँ एक बार आपका है किसका है, ये मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट गिव मी टाइम। बोले टाइम वाइम नहीं दे रहे हम कह रहे हैं कि सारा एरिया हमारा है, चाइना इस तरह से बोलता है। क्यों है, क्योंकि सदियों पहले ही हमारा था, इसलिए आज से ये एरिया हमारा है, कोई पूछे तो उसको बता देना भैया ये एरिया चाइना का है। आई होप दिस इज क्लियर। तो 2009 के अंदर ये चीज स्टार्ट हुई थी, राइट, जिसके अंदर बोला गया था कि देखो हैनन आइलैंड, हैनन आइलैंड ये रहा, हैनन आइलैंड से साउथ और ईस्ट के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, साउथ और ईस्ट के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो हमारा एरिया है, वो चाइना का एरिया है, इस तरह से यहाँ पर बोला गया था, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम इन द साउथ चाइना सी एंड रिक्लेमेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू आइलैंड। और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स थे, जैसे पारासल आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड है, स्कारबोरोग आइलैंड है जो अभी अपन ने देखा, राइट। ये सारे आइलैंड जो हैं वो चाइना ने अपने अंडर ले लिए, और बहुत सारे अलग चाइना के अंदर यहाँ पर आइलैंड बनाने लगे। तो चाइना इन 2009 प्रेजेंटेड 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट टू अनक्लॉज 9 डैश लाइन स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ एंड ईस्ट ऑफ द हैनन आइलैंड, हैनाई आइलैंड। और यहाँ पे देखो चाइना स्ट्राइव इट्स क्लेम बाय सेइंग दैट 2000 साल पहले ये हमारा ही एरिया था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब भाई ये सारी कंट्री जो है, फिलीपींस कहती है अरे पागल हो गए क्या भाई, चाइना ये वाला एरिया तो हमारा है, यहाँ पे स्कारबोरोग आइलैंड है, राइट। पारासल आइलैंड के लिए बोल रहे हैं कि अरे भाई ये चाइना पागल हो गया, वियतनाम बोल रहा है ये तो हमारा एरिया है, स्प्राइटली आइलैंड के। इसलिए बहुत सारे लोगों से इसका कन्फ्लिक्ट हो गया, फिलीपीन से, वियतनाम से, ठीक है, ब्रूनई से, ताइवान से, मलेशिया। ये कहेंगे कि भैया ये तो तू गलत क्लेम कर रहा है, यहाँ पर तो हमारे हमारे आइलैंड है, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, साउथ चाइना सी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर से बहुत सारा वाटरवेज जो है जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक तरह से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करते हुए सी है, राइट। तो यहाँ पर देखो साउथ चाइना सी रिसोर्स रिच भी है, इसके अंदर बहुत सारा ऑयल और गैस रिसोर्स है, और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को एक तरह से लिंक कर रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सी रूट भी है। तो अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कन्फ्लिक्ट सबको क्लियर हो रहा है, राइट। ये हमने समझ ही लिया इसकी लोकेशन क्या है, वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर आता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो आइलैंड है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो देख लो। ये एक परासल आइलैंड है जिसको वियतनाम क्लेम करता है, कार्बोरोग आइलैंड है जिसको फिलीपींस क्लेम करता है, स्प्राइटले आइलैंड जिसको बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, वियतनाम और ये सब चीजें, ब्रूनई और ये सब है ना, बहुत सारे कंट्रीज को क्लेम करती है, राइट। वियतनाम, ताई, इवन ये जो आइलैंड है स्प्रेटली आइलैंड, इसको फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई ये सब करते हैं। अब चाइना ने बोला भाई तुम सब का लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, बोले कैसे,
बोले क्योंकि ये सारे आइलैंड तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो मेरे हैं। तो फिलीपींस बोलेगा अरे स्कारबोरो आइलैंड, शोर आइलैंड तो मेरा है, तू कैसे ले रहा है? तो ये कहेगा भाई अब ले लिया तो ले लिया। राइट, समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। अब यहीं पे कुछ है कि यहाँ पर जो है फिलीपींस के कुछ जहाज जा रहे होंगे, तो चाइना ने उसको रोक लिया, तो अमेरिका ने उसके लिए हेल्प भेजी। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। इंपॉर्टेंट आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, ये पूछा जा सकता है स्प्रेटले आइलैंड, ये पूछा जा सकता है स्प्रेटले आइलैंड का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज करो। पैरासेल आइलैंड, बिल्कुल ध्यान से सुनो, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर वहां पे मत करना कि सर हमको समझ में नहीं आया, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या पूछने का। पैरासेल आइलैंड है, फिर स्कारबोरोग आइलैंड है, और फिर स्प्रेटले आइलैंड है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। पी के बाद फिर देखो आप, चलो छोड़ो, या राइट, पी पारेसल आइलैंड, स्कारबोरोग आइलैंड और स्प्रेटले आइलैंड, इस तरह से आपको याद करना है। तो स्प्रेटले आइलैंड क्लेम्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, ताइवान। पारासल आइलैंड कंट्रोल्ड बाय द चाइना, क्लेम्ड बाय द वियतनाम एंड ताइवान। और ये स्कारबोशोर आइलैंड भी क्लेम्ड बाय द चाइना, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड ताइवान। ठीक है, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर चाइना बहुत सारे स्ट्रिप्स, एयर स्ट्रिप्स और ये सब चीजें बना रहा है। अब इन सब को लेकर एक बार फिलीपींस जो है बोला स्कारबोरोग आइलैंड मेरा है भाई। ये क्या हुआ, ये इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया था एक बार चाइना को, बहुत पुरानी बात है। राइट, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसको ये बोला था चाइना को कि हाँ भाई सही बात है, स्प्राइटले आइलैंड जो, वो सॉरी, स्कारबोरोग आइलैंड जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ फिलीपींस। और तू है ना जबरदस्ती ये 9 डैश लाइन मत बना, ये तो है ना स्प्राइटले आइलैंड, पार्सल आइलैंड, इन सबको तूने डैमेज करा है। तो क्या कर रहा है ये चाइना, ये हम तेरे को इसके ऊपर तेरे अगेंस्ट में हम जजमेंट देते हैं। चाइना ने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारे जजमेंट से मेरे को फर्क ही क्या पड़ रहा है। चाइना रिजेक्टेड इंटरनेशनल रूलिंग ऑफ द साउथ चाइना सी। और अब चाइना आज की डेट में कहता है कि साउथ चाइना सी जो है वो पूरा का पूरा मेरा है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक बहुत ही इनोवेटिव, वन ऑफ इट्स काइंड एक बैच लॉन्च करा है, द सिलेक्शन बैच। ये बैच इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, आपको बड़ा मजा आएगा इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम क्लियर करवा के ही रहेंगे। अगर ये बैच आप डेडिकेटली ज्वाइन करते हैं ना बच्चों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें वैसी गारंटी नहीं दे रहा हूँ ज्वाइन कर लोगे तो ही सक्सेस मिल, नहीं, ज्वाइन करने से तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ज्वाइन करके मेहनत कर ली ना, है ना, तो आपको पक्का पक्का प्रीलिम्स में सक्सेस मिल जाएगी। इसको डिजाइन ही इस तरह से करा है, आज तक कभी किसी ने इस तरह का नहीं करा होगा बैच डिजाइन, जिसके अंदर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पर मेहनती बच्चे चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर हम उसके ऊपर एमसीक्यूज कराएंगे, फिर कुछ एमसीक्यूज आपको घर पर देंगे। पर अगेन मेहनती बच्चे होने चाहिए, जो इनको मेहनत नहीं करनी वो ये बात ज्वाइन करके भी क्या करेंगे, ठीक है, 2 दिन ज्वाइन करेंगे जिम की तरह, फिर नहीं आएंगे क्लास में, तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमको। 8,000 प्लस एमसीक्यूज हम यहाँ पर कराने हैं, प्लस के साथ साथ सी सेट एग्जामिनेशन, सी सेट टेस्ट सीरीज, ये सब भी हम इसके अंदर कराएंगे। इसी के साथ हमने एक बहुत ही इनोवेटिव बैच एक और निकाला है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, फिलोसफी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कि सर आप पढ़ा रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट आज की डेट में वो कहते हैं कि भाई सर हमने बहुत सही डिसीजन लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर। अभी 2025 का एक पेपर आया था यूपीएससी का, सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़ाए हैं उनमें से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। राइट, जो आपको आप लिख रहे हैं उसके अंदर डे 1 से आपकी आंसर राइटिंग कराई जा रही है, ग्रुप डिस्कशन कराए जा रहे हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जा रही है। राइट, और कॉपी चेकिंग करी जा रही है। राइट, उसके अंदर आपको बताया जा रहा है क्या क्या आपकी गलती है। एक मेंटर कंटिन्यूसली आपके साथ है, और हमेशा मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ बच्चों कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ। राइट, हर वक्त आपके साथ एक मेंटर रहेगा, ठीक है, जो आपको गाइड करता रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसी की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर आप ऑप्शन ले सकते हैं, फिलोसफी ऑप्शन लेकर अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑप्शनल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। बाकी सारी मर्जी आपकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ाना है, जो हम पढ़ाते हैं आफ्सपा। आफ्सपा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। राइट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी न्यूज में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सितंबर 26 की न्यूज है, पूरा मस्त वाला करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वाज ऑन फ्राइडे, उसको 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया है मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर के अंदर, एंटायर मणिपुर में 6 मंथ के लिए और इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है? देखो भाई, इसकी जो बना था ना ये सबसे पहले 1958 के अंदर। ऐसा देखा गया कि भारत के अंदर कुछ
ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया है जिसके अंदर पुलिस से काम नहीं चलेगा, वहां तो हमको आर्मी ही लगानी पड़ेगी। पर आर्मी को हमको खुला हाथ देना पड़ेगा, ओपन हैंड देने पड़ेंगे आर्मी को, ठीक है, कि जाओ और जो तुमको करना है वहां पर करो, बस शांति एस्टेब्लिश कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स कुछ देनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज नोन एज आफ्स्पा एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनको दी जा रही है। कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट आप यहां पर देखो, इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1958 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। दूसरा, इट ग्रांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एंड इम्यूनिटी टू द आर्म फोर्सेज टू ब्रिंग ऑर्डर बैक, ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब एरिया के अंदर वापस से ऑर्डर बनाने के लिए यहां पर इस तरह से बना जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। क्या क्या स्पेशल पावर है, यूज ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स, पर्सनल कैन ओपन फायर, है ना, आर्मी वाले ओपन फायर कर सकते हैं, इवन कॉज डेथ इफ डीम नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग ड्यू वार्निंग दी, नहीं माने गोली से उड़ा दिया, ये पावर होगी। फिर उनके ऊपर कोई केस वेस इस तरह से होगा नहीं। अरेस्ट विदाउट वारंट, देखा कि भाई ये सस्पिशियस लग रहा है आदमी, तो उसको उठा लिया, राइट। तो आर्म फोर्सेस कैन अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट ए वारंट ऑन सस्पिशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यूजुअली नेसेसरी फोर्स फॉर द अरेस्ट, राइट। सर्च एंड सीजर विदाउट वारंट, बिना आपको गाड़ी रुकाई, बोले कि गाड़ी देखनी है, बोले या फिर आपके घर में आ गए कि भाई साहब हमको क्या करना है, चेकिंग करनी है, तो आप कहेंगे वारंट का है, बोले आस पर लगा हुआ है, वारंट की जरूरत ही नहीं है, सर्च और सीजर हम कर सकते हैं, राइट। और डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्म्स, डम्प्स एंड शेल्टर, ठीक है, इसको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राइट। तो अब डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब क्या है, डिस्टर्ब एरिया का मतलब ये है, बाय रीजन ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी, इसके कारण कुछ एरिया डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर आसपा आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप वापस से ऑर्डर को वापस से मेंटेन कर सके, राइट। अब आसपा कैसे लगाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कैन डिक्लेयर द होल और द पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, राइट। इसके अंदर ये होता है कि मिनिमम 3 महीने तक तो लगाना ही पड़ेगा आपको फिर, ठीक है ना, 3 महीने तक तो मिनिमम लगाना। अभी प्रेजेंटली आसपा जो है ऑपरेशनल इन पार्ट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर क्या है, अभी आसपा लगा हुआ है, राइट, कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर, राइट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1990 इज एप्लीकेबल टू डिस्टर्ब एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, इसी के साथ जम्मू कश्मीर के लिए अलग से एक आसपा एक्ट बनाया गया। कमिटीज रिकमेंडेशंस, कुछ कमिटीज हैं ये पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो कहती हैं आसपा को स्क्रैप कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, संतोष हेगड़े कमेटी ऐसा बोलता है कि रिव्यू ऑफ द एक्ट हर 6 महीने के अंदर इस एक्ट का रिव्यू करना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी ये बोलते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जो है बाय आर्म फोर्सेस टू रेगुलर क्रिमिनल लॉज के अंदर उसको कंसिडर करना चाहिए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि भाई एक चैनल ऐसा भी है जो फालतू की इधर उधर की न्यूज़ ना देकर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प कर रहा है, राइट। ये आपकी तरफ से होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।